हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर्स का अगला पार्ट, जिसमें हमें पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोर्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स कैसे होते हैं, और अब हमें पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फोर्स कैसे होते हैं, मतलब हमें किस तरह से वो डैमेज करते हैं, हमें हार्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोर्स। सबसे पहले सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ह्यूमन बीइंग्स के अलावा प्लांट्स एंड इवन एनिमल्स दोनों में डिजीज कॉज करते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर पैथोजेंस, तो दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये तो हो गया कि वो डिजीज स्प्रेड करते हैं। सेकंड पार्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड आल्सो हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लेदर एंड कॉटन व्हेन दे ग्रो ऑन। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को भी खराब करते हैं। हमने देखा ना, जैसे अगर फूड जो है काफी देर तक ऐसे ही रखा हुआ है तो हम बोलते हैं कि ये खराब हो चुका है, ये बासी हो चुका है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन होता है, जिसकी वजह से वो अनफिट हो जाते हैं, उनका टेस्ट बिगड़ जाता है, स्मेल बिगड़ जाती है, एंड दे बिकम अनफिट फॉर ईटिंग पर्पसेस। और तो और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लेदर, लेदर कहाँ से मिलता है? हमें काऊ और हॉर्स की स्किन से मिलता है। और क्लोथ्स हो गए, कॉटन के जो क्लोथ्स हो गए, इन सब पे जब वो आ जाता है, कॉटन क्लोथ्स पे जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, तो वो भी उसकी क्वालिटी को खराब कर देते हैं। ये लेदर और कॉटन क्लोथ्स की क्वालिटी को भी खराब कर देते हैं। फिर सम बैक्टीरिया इन आवर माउथ रिलीज एसिड्स। अब जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमें बोलते हैं ना कि कैविटीज हो जाएंगी, इतना मीठा नहीं खाते। तो वो क्या होता है, जब भी हम कोई शुगरी फूड खाते हैं तो उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाता है। मतलब हमने वो शुगरी फूड खाया, अब वो हमारे दांतों में अटक गया, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया आएंगे, और वो जो बैक्टीरिया है वो एसिड रिलीज करते हैं। और वो एसिड्स क्या करते हैं, हमारे टूथ इनेमल को, जो हमारे टीथ के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट जो सब्सटेंस होता है उसे टूथ इनेमल कहते हैं, उसको कोरोड कर देते हैं। उसे कोरोड कर देंगे तो क्या होगा, जो डायरेक्ट हम च्यू कर रहे हैं वो हमारी मतलब कहते हैं मसल्स जो होती है, टीथ की जो मसल्स है उसमें लगती है, और इस डिजीज को हम कैविटीज कहते हैं। एक तरीके से ये वही हो गई, डिजीज हो गई कि हमें कैविटीज हो गई, बहुत दर्द होता है उसमें। तो क्यों होता है? ड्यू टू एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही रोल। अब मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन वाटर बॉडीज एंड डिक्रीज देयर ऑक्सीजन लेवल। अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, अब वो वाटर में अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रह जाते हैं तो वो वहां का ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज कर देते हैं। वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन लेवल कम होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे और कम कर देते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन एक्वेटिक एनिमल्स विल डाई। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन। अब हम जो हमने 4 पॉइंट पढ़े, अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट 2 वाले तो सब में आ जाएंगे, बाकी फर्स्ट के बारे में अलग से पढ़ना है, सेकंड वाले के बारे में अलग से। मतलब जो डिजीज ये कॉज कर रहे हैं उसके बारे में अलग से पढ़ना है, और जो ये फूड को स्पॉइलेज कर रहे हैं उसके बारे में अलग से पढ़ना है। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीजेस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्या होता है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, एंड मल्टीप्लाई इनसाइड, और उसी के अंदर ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अब जब ये मल्टीप्लाई होता है तो दे रिलीज सम हार्मफुल मटेरियल्स, कुछ हार्मफुल मटेरियल्स ये रिलीज करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टॉक्सिन्स। सो व्हाट आर टॉक्सिन्स? टॉक्सिन्स आर द हार्मफुल मटेरियल्स रिलीज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड आवर बॉडी, और they adversely affect our body and can make us suffer from diseases। अब जब माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं तो वो हार्मफुल जो ये टॉक्सिन्स छोड़ते हैं, इन टॉक्सिन्स की वजह से ही हमें बॉडी में एडवर्स, हमारी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट होता है और हमें डिजीजेस हो सकते हैं। डिजीज व्हिच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। दो तरीके की डिजीज होती हैं, आपके बुक में सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में लिखा है। वो डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेबल होती है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है ड्यू टू अलग अलग फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर्स। नॉन कम्युनिकेबल भी होती हैं, जो ऐसे नॉन कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेबल का जस्ट उल्टा हो गया, आपकी बुक में दे नहीं रखा तो मैं जस्ट ऐसे छोटा सा बता देता हूँ कि नॉन कम्युनिकेबल वो हो गया जो ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब वो ट्रांसफर नहीं हो सकती तो उनके बारे में हमें तो ज्यादा पढ़ना नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो ट्रांसफर हो सकती हैं, तो अब ये देखेंगे वो कैसे ट्रांसफर होती हैं। दे स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट और इंसेक्ट्स। तो मतलब देखिए इतनी सारी चीजें हैं जिससे कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो स्प्रेड हो सकती है। कौन कौन सी? एयर, एयर से स्प्रेड हो सकती है, एयरबॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज, जो वाटर से स्प्रेड हो सकती है। फूड से, अगर जो पर्सन है वो जो फूड खा रहा है, अगर हम उसी फूड को लगा खा लेते हैं तो हमारे अंदर भी वो माइक्रोब आ सकते हैं। एयर के थ्रू आ सकते हैं, जब वो स्नीज कर रहा हो, या वाटर जब हम उसका पानी, अगर उसने छूटा पानी है उसका पानी पी लेते हैं तो आ जाती है। फिजिकल कांटेक्ट अगर हम उससे करते हैं तो आ जाती है।
और इंसेक्ट्स के थ्रू भी आती हैं। जैसे काफी सारी डिजीजेस हैं जो इंसेक्ट्स के थ्रू हमारी बॉडी में फैलती है, हमारी बॉडी से फिर अलग अलग उसमें फैलती है। उसके बाद ये एग्जांपल दे रखे हैं कुछ, आपकी बुक की टेबल है दोनों। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के एग्जांपल हो गए ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, क्लेरा, टेटेनस एंड टाइफाइड। अब इनमें से कोई भी 2 या 3, ये लास्ट के 3 इजी से हैं, ये 3 याद कर सकते हैं। वायरसेस का होता है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स, ये सारी काफी कॉमन आपने सुनी होंगी इनमें से ज्यादातर। फंगाई का होता है रिंगवर्म और एथलीट सूट। अब रिंगवर्म क्या होता है, हमारे जो पैर है उसके ऊपर एक ऐसा सा सर्कल सा पड़ जाता है जिसमें काफी सारे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, ये होता है रिंगवर्म। और एथलीट्स फुट जो होती है ये बहुत ही भयंकर डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है जो हमारा लेग है, अगर उसको कोई भी मतलब एक इंसेक्ट होता है एक तरीके का, अगर वो हमारी लेग को काटते तो हमारी लेग बहुत ही ज्यादा मोटी हो जाती है, हमारी लेग जो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, फिर हम उससे कोई फंक्शन नहीं कर पाते। उसको अगर वो ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें उस लेग को काटना भी पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एथलीट्स फुट। एंड द लास्ट वन प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन से मलेरिया होता है, एमीबिक डायसेंट्री एंड स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद आता है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस। अब ये ट्रांसफर कैसे होती है? सबसे पहले एयर से, जैसे स्नीजिंग या कफिंग, कोई छींक रहा है या कोई खांस रहा है आपके सामने, उसने मुंह पे हाथ नहीं रखा, तो क्या होगा, उसके जो मुंह के जो वाटर टाइनी से जो ड्रॉपलेट्स हैं जर्म्स के, वो एयर के अंदर आ जाएंगे, और फिर वो एयर से जब हम उस एयर को ब्रीथ करेंगे तो वो अल्टीमेटली हमारे अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं जब हम स्नीज कर रहे हो या कफ कर रहे हैं तो अपने मुंह के आगे हाथ रख के स्नीज या कफ करना चाहिए। इससे रिलेटेड डिजीज होती है ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड। देखा है ना, कॉमन कोल्ड अगर क्लास में एक बच्चे को कोल्ड है तो उससे 3-4 बच्चों को और हो ही जाता है। इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू। वाटर, अब वाटर का अगर हम कंटामिनेटेड, अगर हम प्योर वाटर नहीं पी रहे, कंटामिनेटेड वाटर का अगर हम ले रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, अमीबिक डायसेंट्री हो सकती है और कोलेरा हो सकता है। फिर सॉइल, अगर सॉइल का मतलब ये है कि जो प्लांट्स वगैरह जिसमें वेजिटेबल्स ग्रो करती है, अगर वो सॉइल अनफिट है तो उसमें वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, जो उसमें जो वेजिटेबल्स ग्रो हुई हैं वो भी प्रॉपर नहीं होंगी, वो अनहाइजीनिक वेजिटेबल्स होंगी, और फिर अगर हम उन्हें लेते हैं तो हमें टेटिनस हो सकता है। तो दिस इज थ्रू सॉइल। कंज्यूमिंग फूड आइटम्स दैट वर नॉट वॉश्ड, वो क्लीन नहीं हुए प्रॉपर्ली। और फिर एनिमल से कैसे पहुंचती है? डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर मान लो अगर कोई आपको कोई डॉग काट लेता है और उस डॉग रैबिट डॉग है, रैबिट मतलब उसको रेबीज है, उसको रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगा। स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनमें ज्यादातर ये होती है बीमारी रेबीज की, तो अगर वो हमें काट लेता है तो हमें भी रेबीज हो जाती है। एंड द सेकंड वन इज मलेरिया। मलेरिया होता है थ्रू वेरियस वेक्टर्स। वेक्टर्स होते हैं फ्लाई, हाउस फ्लाई, मस्कीटो, एनोफिलीज मस्कीटो से मलेरिया, डेंगू वगैरह ये सब हो सकते हैं। तो ये मलेरिया होता है थ्रू वेक्टर्स और रेबीज होता है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट बाय डॉग्स एंड इवन मंकीज। उसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में क्या होता है? मेथड ऑफ प्रिवेंशन, फर्स्ट हमने पढ़ा वैक्सीनेशन, हमने पहले पढ़ा वैक्सीनेशन से अलग अलग डिजीजेस जो है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन होता है, पोलियो का वैक्सीन हम बच्चों को कराते हैं, मम्प्स का और टेटेनस का इंजेक्शन लगता है। ये सारी वैक्सीनेशन बच्चों को दी जाती है, यंग एज में दे दी जाती है ताकि वो डिजीजेस, ये वाली डिजीजेस ना हो। उसके बाद ये काफी कॉमन है, यूज मस्कीटो नेट्स, मस्कीटो रेपेलेंट्स, और मस्कीटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना हम काफी सारी चीजें यूज करते हैं। मस्कीटो रेपेलेंट्स यूज करते हैं, जो स्प्रेज होते हैं, हिट हो गया, ऑल आउट हो गया, सबको स्प्रे करते हैं। मस्कीटो नेट्स जो मच्छरदानी हम लगाते हैं रात को, कई घरों में लगती है। और मस्कीटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके हम मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड यूजिंग डिसइंफेक्टेड वाटर। अब अगर हमारे आसपास प्रॉपर डिस्पोजल होगा वेस्ट गार्बेज का और डिसइंफेक्टेड वाटर होगा, मतलब प्योर वाटर होगा, तो हम कोलेरा वाली बीमारी से बच सकते हैं। और मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन। हमारा अगर पर्सनल हाइजीन सही है, मतलब जो हम पर्सनली हम कितने क्लीन रह रहे हैं, कैसे हम रह रहे हैं, हमारा हाइजीन कैसा है, अगर वो गुड है तो हमें रिंगवर्म और एथलीट्स फुट भी नहीं होगा। फिर अगला हमारे आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन एनिमल्स। अभी तक हमने पढ़ा ये सारा किसका था? ये सब था ह्यूमन बीइंग्स का। अब है एनिमल्स का। अब एनिमल्स में अलग बीमारियां होती हैं। एनिमल्स में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं। Pets and even human beings may also get infected if they come in contact with the infected animal. अगर वो एनिमल इन्फेक्टेड है तो उससे जो हमारे पालतू पेट्स हैं, मतलब जो जिन्हें हम अच्छे से रख रहे हैं, अगर वो उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इन्हें भी रेबीज या कुछ ऐसे हो सकती है बीमारियां,
और इनसे ह्यूमन बींग्स को भी हो सकता है, मतलब इवन ह्यूमन बींग्स आल्सो हैव द also get damage, also get these diseases due to microorganism cause disease in animals. मतलब अगर एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिजीज आई तो उन एनिमल से ह्यूमन बीइंग्स में भी आ सकती है और उनके पेट्स में भी आ सकती है। इसीलिए जो हमारे पेट्स होते हैं हम उनको स्ट्रे डॉग्स और स्ट्रे एनिमल से थोड़ा दूर रखें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी मैं आपको इसके एनिमल्स का आगे एग्जांपल बताऊंगा टेबल में, और प्लांट्स से भी आगे दोनों के एक साथ देखते हैं। प्लांट्स में भी मोस्ट प्लांट्स डिजीज आर कॉज्ड बाय फंगाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, मतलब प्रोटोजोआ से ज्यादा वायरस नहीं होते, मोस्टली सबसे ज्यादा होते हैं फंगाई से, और बैक्टीरिया और वायरस से भी हो जाते हैं। These microorganisms, इनका क्या इफेक्ट होता है प्लांट्स पे कि ये क्रॉप यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं, जो क्रॉप की जो यील्ड है उसे रिड्यूस करते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं क्रॉप्स की। और अगर पूरी डिस्ट्रक्शन हो जाती है क्रॉप्स की तो ये मेजर डिस्ट्रक्शन ला सकता है ना एज अ कंट्री, बिकॉज वहां पे फेमाइन आ सकता है, मतलब खाने की कमी। अगर क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे तो खाने की कमी हो जाएगी, तो वहां पे फेमाइन आ सकती है उस इंटायर कंट्री। अब हम देखते हैं फॉर एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होता है, नेम ऑफ डिजीज एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स होता है थ्रू बैक्टीरिया, और ये बेसिकली होता है कैटल में। कैटल होता है जो जिसमें आते हैं काउज, बफेलोज, जो हम जिससे हमें मिल्क मिलता है। मोस्टली वो एनिमल्स जिनको हम कैटल कैटल मतलब कैसे कहेंगे, वो एनिमल्स जिनको हम मिल्क के लिए यूज करते हैं। आप समझिए होंगे काउ, बफेलोज, इन सबको जिनको हम मिल्क लेते हैं, जैसे हम फार्मिंग वगैरह करवाते हैं, वो होता है हमारा कैटल। फिर फुट एंड माउथ डिजीज, ये वायरस से होता है, एंड दिस इज आल्सो टू कैटल, मतलब ये भी कैटल को होता है। रेबीज जो होता है वो एक तरह का वायरस है जो डॉग्स एंड मंकीज को होता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। ट्यूबरकुलोसिस ह्यूमंस में भी होता है और एनिमल्स में भी बैक्टीरिया से होता है थ्रू कैटल एंड पोल्ट्री। कैटल में आ जाता है वही काउज एंड बफेलोज, पोल्ट्री में आ जाता है हेन्स, जो एग के जो एनिमल्स होते हैं, जो एग देते हैं, वो आते हैं पोल्ट्री में। रिंगवॉर्म भी फंगाई से होता है, एंड इट इज ड्यू टू कैटल, इट इज टू कैटल एंड पोल्ट्री, मतलब कैटल को होता है, पोल्ट्री को होता है। एस्परगिलोसिस ये भी फंगाई होता है, और इट आल्सो अकर्स टू पोल्ट्री, मतलब ये भी पोल्ट्री एनिमल्स होता है। एंड लास्ट इज कैनाइन डिस्टेंपर। कैनाइन होते हैं वो टीथ, डॉग के जो शार्प टीथ होते हैं उसका डिस्टेंपर होना, दैट इज आल्सो ड्यू टू वायरस, एंड इट अकर्स टू डॉग्स, ये डॉग्स होता है। एंड उसके बाद प्लांट्स का, प्लांट्स में हम देखते हैं, प्लांट्स में जो मैंने बताया था सबसे ज्यादा जो होता है वो फंगस से होता है। सबसे पहला वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है, टोबैको मोजाइक वायरस। ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये है टोबैको मोजाइक। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आप इन्हें देख सकें और आप रिलेट कर सकें। इसमें क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ अनइवन स्पॉट्स एंड डिसकलरेशन ऑन द लीव्स। अब आपने ये देख लिया डायग्राम कि इसमें क्या है, लीव्स के ऊपर डिसकलरेशन हो रखा है, तो आपको ये याद रहेगा कि टोबैको मोजाइक वायरस में क्या होता है, ये ग्रीन लीफ के ऊपर ब्राउन स्पॉट आ जाता है, मतलब अपीयरेंस ऑफ अनइवन स्पॉट एंड डिसकलरेशन ऑफ द लीव्स। देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होता है सिट्रस कैंकर। बैक्टीरिया से सिट्रस कैंकर होता है। सिट्रस कैंकर से होता है लेशंस ऑन लीव्स, स्टेम एंड शूट विद रेज्ड ब्राउन वाटर सोक्ड मार्जिन्स। इसमें क्या होता है, ये जो फ्रूट्स और लीव्स हैं इनके ऊपर ये ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं जो थोड़े रेज्ड होते हैं, मतलब जैसे अगर ये आपका एक कोई भी फ्रूट या लीफ है तो उसके ऊपर ऐसे एक रेज्ड सा ब्राउन सा स्पॉट आ जाता है, इसे कहते हैं सिट्रस कैंकर। फिर रस्ट ऑफ व्हीट, फंगस से होता है रस्ट ऑफ व्हीट। जो डिजीज प्लांट होते हैं उनके ऊपर एक रस्ट कलर्ड ऑरेंज पैचेस आ जाते हैं, रस्ट कलर्ड ब्राउन, रेड ब्राउन कलर ऑरेंज पैचेस ऑन द इन्फेक्टेड प्लांट्स पार्ट, ऐसे इसके ऊपर ऐसे रस्ट का ये लेयर सी चली जाती है। रस्ट नहीं होता, ये रस्ट कलर टाइप ऑरेंज पैचेस। फंगस, फंगस से होता है स्मट ऑफ राइस। स्मट ऑफ राइस में क्या होता है, स्मट बॉल्स इन ग्रेन्स दैट बिकम ग्रीनिश ब्लैक देन बर्स्ट एंड इन्फेक्ट अदर ग्रेन्स। इसमें क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे ये काफी सारे डॉट्स आ जाते हैं, बाद में क्या होता है थोड़ी देर बाद ये बर्स्ट हो जाते हैं और ये बर्स्ट होके एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो जाते हैं, एंड दिस इज वेरी डेंजरस। लास्ट फिर एक और होता है फंगस से, दैट इज रेड रॉट ऑफ शुगरकेन। इसमें क्या होता है, जो शुगरकेन होता है, गन्ने जो होते हैं, the infected stem have a dull red color interrupted by occasional white patches across the stalk and elongated red lesion on the midrib of leaves। का डायग्राम नहीं था, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि अगर मान लो ये हमारे पास एक शुगरकेन है तो इसमें क्या होता है, इसकी जो स्टेम है उस पे डल सा एक रेड सा कलर आ जाता है और फिर बीच में व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, फिर रेड कलर, ऐसे ऐसे करके पूरा वो हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, रेड आ जाए, कभी भी कहीं पे व्हाइट पैचेस होते हैं और फिर रेड लीजन्स। रेड लीजन मतलब बड़े बड़े रेड क्या कहते हैं, डिजाइन मान लो एक तरीके से डिजाइन से बन जाता है उसके ऊपर ऑन द मिड रिब्स, जो लीव्स होती हैं उसकी, उसके मिड रिब्स पे ऐसे लाल लाल से
डिजाइन से बढ़ जाता है, निशान बढ़ जाता है। इट इज कॉल्ड रेड डॉट ऑफ शुगर। तो इसके साथ हमने यहाँ पे डिजीजेस के बारे में पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स को कैसे अफेक्ट करता है। अब इसका सेकंड हमें पढ़ना है फूड के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, मतलब फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन। जो हमारे लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे हैं उन्हें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।